हेलो फ्रेंड्स, बीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम पढ़ चुके हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 7 और आज हम बात करने वाले हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रीट प्री के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वाकई में ये मॉडल पेपर आपके लिए एक रामबाण औषधि का काम करने वाले हैं। दोस्तों, आपको रीट प्री के एग्जाम तक ऐसे 100 मॉडल पेपर हल करने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के मॉडल पेपर का प्रथम क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? ए, आत्मा का विज्ञान, बी, मस्तिष्क का विज्ञान, सी, चेतना का विज्ञान और डी है व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों, मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ होता है वह है व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या फिर प्राकृतिक विज्ञान। तो दोस्तों, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का, फिर मस्तिष्क का त्याग किया और उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के बारे में यह डेफिनेशन किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए है क्रो और क्रो, बी, जेम्स विलियम, सी है आर.एस. वुडवर्थ और डी है स्किनर। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के बारे में यह डेफिनेशन आर.एस. वुडवर्थ द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? ए, अध्यात्मक शास्त्र, बी, जीव शास्त्र, सी, मानव शास्त्र और डी है दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वह दर्शन शास्त्र से मानी गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? ए, मन का, बी, आत्मा का, सी, चेतना का और डी है ये सभी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर अगले वाले क्वेश्चन में आ चुका है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया और मन के बाद किसका विज्ञान कहा गया है? अचेतन का, व्यवहार का, चेतना का या फिर ये सभी। तो दोस्तों, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके पश्चात मन का विज्ञान कहा गया और मन के पश्चात मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया है। ए, ईसा पूर्व 34वीं शताब्दी में, बी, 20वीं शताब्दी में, सी, 19वीं शताब्दी के अंत में या फिर डी है 18वीं शताब्दी में। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 18वीं शताब्दी में कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, आधुनिक समय में मनोविज्ञान खालिस्तान का विज्ञान माना जाता है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यानी कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? ए, अनुभूति का विज्ञान, बी, मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान, सी, व्यवहार का विज्ञान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान माना गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पाठ योजना का निर्माण है वह ए है निर्मितवाद के सिद्धांत पर, बी, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर, सी है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर और डी है सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ योजना का जो निर्माण है वह सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर
सी इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। किस प्रकार का पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है? ए सतत पुनर्बलन, बी है आंशिक पुनर्बलन, सी है परिवृत्तीय पुनर्बलन और डी है निश्चित पुनर्बलन। तो दोस्तों जो सबसे अधिक प्रभावी होता है वह होता है परिवृत्तीय पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? यानी कि दोस्तों मोटिवेशन का जो सही क्रम है वो किस प्रकार मोटिवेशन मिलता है? ए प्रोत्साहन अंतर्नोद आवश्यकता, बी है प्रणोद प्रोत्साहन आवश्यकता, सी है आवश्यकता प्रोत्साहन प्रणोद या फिर डी है आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन। तो दोस्तों अभिप्रेरणा जो चक्र है उसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है और वह इसके लिए काम करता है और काम में अगर उसको सफलता मिलती है तो वो खुद प्रोत्साहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा के संबंध में यह परिभाषा किसने दी है यहाँ पर पूछा गया है। ए है गिलफोर्ड द्वारा, बी जेम्स ट्रेवर द्वारा, सी एवरिल द्वारा और डी है पीटी यंग द्वारा। तो दोस्तों व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो अभिप्रेरणा है, ऐसा कहा है पीटी यंग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम स्थानांतरण में कौन सा सिद्धांत सहायक नहीं होता है। ए मानसिक अनुशासन, ये तो होता है, बी तथ्यों की विशुद्धता, सी समरूप तत्व, ये भी सहायक है और डी है अर्थपूर्ण समानीकरण, यह भी सहायक है। तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण में जो सहायक नहीं है वह है तथ्यों की विशुद्धता। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है? ए अभ्यास का नियम, बी एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, सी है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी आरएस थ्योरी और डी है इनसाइड थ्योरी। तो दोस्तों अधिकांश विद्यार्थी इस क्वेश्चंस में यही गलती करके आते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देते हैं। तो दोस्तों अभ्यास का नियम बहुत सारे इसमें लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आरएस थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत के आधार पर होता है? दोस्तों शिक्षण यानी कि सिखाने में जो सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर या फिर संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर या फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसमें आप लगा सकते हैं शिक्षण में सहायक सामग्री, सहायक से याद रख लेना संबंध। जी हाँ दोस्तों, सहायक से याद रख लेना संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। विशिष्ट गणितीय अयोग्यता किससे संबंधित है? ए डिस्प्रेक्सिया से, बी डिसलेक्सिया से और सी है डिसकैलकुलिया से या फिर डी है डिसग्राफिया से। तो दोस्तों गणितीय अयोग्यता यानी कि गणितीय को कहते हैं कैलकुलेशन करना, और दोस्तों आप इसमें मिलान कर सकते हैं कि कैलकुलेशन कहाँ पर आ रहा है। तो गणितीय से दोस्तों कैलकुलेशन, ये रहा कैलकुलिया, यानी कि यहाँ पर पूछा है गणितीय अयोग्यता तो आपको लगाना है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। मानसिक विकास के पक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर मानसिक विकास के पक्ष बताने हैं। ए संवेदना, बी बुद्धि, सी भाषा और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मानसिक विकास के अंतर्गत संवेदना भी आती है, भाषा भी आती है, बुद्धि भी आती है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा
उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। किसने कहा है? ए हरलोक वैज्ञानिक द्वारा, बी सोरेनसन वैज्ञानिक द्वारा, सी क्रो और क्रो के द्वारा, और डी है थॉर्नडाइक द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक, इसको ऐसे याद कर लेना कि यहाँ पर पूछा गया है जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, तो मन में आप अपने मन से क्वेश्चन करना, अपने आप से क्वेश्चन करना कि किसका शिशु यानी कि किसका सन प्रतिदिन, प्रति माह बढ़ता जाता है। तो दोस्तों किसका सन, सन से आपको याद आ जाएगा सोरेनसन, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। कितने वर्ष का बालक बिना हिचक 13-14 तक गिनती सुना देता है? 7 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक, 11 वर्ष का बालक या फिर 6 वर्ष का बालक? तो दोस्तों 6 वर्ष का जो बालक है वो बिना हिचक के ही 13 से 14 तक गिनती सुना देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। स्पीयरमैन के अनुसार किशोरावस्था में बुद्धि का विकास कब होता है? दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का विकास कब होता है, स्पीयरमैन के अनुसार बताना है। ए 15 वर्ष में, बी 16 वर्ष में, सी 14 से 16 वर्ष में, और डी है 14 वर्ष में। तो स्पीयरमैन के अनुसार किशोरावस्था में बुद्धि का जो विकास होता है वो होता है 14 से 16 वर्ष की आयु के मध्य। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। किसने लिखा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? तो दोस्तों सामाजिकरण के बारे में यह परिभाषा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? ए सोरे व टेलफोर्ड द्वारा, बी हरलोक द्वारा, सी सोरेनसन द्वारा या फिर डी है रोस द्वारा। तो दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है, ऐसी परिभाषा सोरे और टेलफोर्ड द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? ए सोरेनसन, बी रोस, सी क्रो और क्रो, और डी है हरलोक। तो दोस्तों हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? ए शेषावस्था को, बी बाल्यावस्था को, सी किशोरावस्था को या फिर डी है प्रौढ़ावस्था को? तो दोस्तों प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है और बाल्यावस्था में ही बालक समाज में उठने बैठने और विद्यालय जाने लगता है, यानी कि दोस्तों वो समाज में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगता है बाल्यावस्था में। इसी कारण प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ए 2 से 6 वर्ष, बी 7 से 8 वर्ष, तीसरा है 8 से 12 वर्ष और चौथा है 11 से 16 वर्ष। तो दोस्तों ग्रहणशीलता की भावना यानी कि बच्चा जो भी याद करता है वो आसानी से उसे याद हो जाता है, तो ग्रहणशीलता की जो भावना है वह 7 से 8 वर्ष में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों यह कथन बताना है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। ए थॉमसन द्वारा, बी स्किनर द्वारा, सी वाटसन द्वारा या फिर डी है सिम्पसन द्वारा। तो दोस्तों मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अन्य? यह परिभाषा दी है वाटसन वैज्ञानिक द्वारा।
आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, अनुभव के साथ साथ उसके ऊपर हर बात लिख दी जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? जॉन लोक ने, हरलोक ने, रूसो ने या फिर अरस्तु ने? तो दोस्तों नवजात शिशु के बारे में यह डेफिनेशन जॉन लोक द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्लभ बुद्धि की हो सकती है, यह कौन सा नियम है? ए प्रत्यागमन का नियम, बी भिन्नता का नियम, सी वंशक्रम का नियम या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागमन का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी व्याख्या नीचे देख सकते हैं। पूर्वजों के गुणों का माता पिता द्वारा संतान में स्थानांतरण ही वंशक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। जीन्स ही वंशक्रम के निर्धारण होते हैं। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्लभ बुद्धि की हो सकती है। यानी कि दोस्तों प्रत्यागमन माता पिता के विपरीत गुण भी शिशु में आ सकते हैं, यही प्रत्यागमन का नियम है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है, यानी कि माता पिता के उल्टे गुण उसमें आए हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रत्यागमन का जो नियम है वह सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। मेंडल ने निम्न में से कौन सा अपने प्रयोगों हेतु प्रयुक्त किया है? ए मटर, बी चूहा, सी ए और बी दोनों या डी है ए और बी दोनों नहीं? तो दोस्तों मेंडल द्वारा जो अपने प्रयोग में प्रयोग किया गया था वह है मटर और चूहा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि चेकोस्लोवाकिया के विद्वान ग्रेगर जोर मेंडल ने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वर्णसंकर प्राणी अपने मौलिक अथवा सामान्य रूप की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेंडल मटर व चूहों पर प्रयोग किया है। तो दोस्तों मेंडल वैज्ञानिक द्वारा मटर और चूहों पर प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ए स्किनर द्वारा, बी गिलफोर्ड द्वारा, सी कोलविन द्वारा और डी है वुडवर्थ द्वारा? तो दोस्तों व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, उपयुक्त परिभाषा चार्ल्स स्किनर द्वारा दी गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट। 1904 ईस्वी में पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक पावलोव का जो सिद्धांत है वो बताना है। ए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, सी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और डी है सूझ का सिद्धांत? तो दोस्तों पावलोव द्वारा दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आप इसकी व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव ने 1904 ईस्वी में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत स्वभाव और आदतों के निर्माण में सहायक है। तो दोस्तों आज का रामबाण मॉडल पेपर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।